नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है सुमन और सतीश की। ये दोनों फॉरेन में रहने वाले एक शादीशुदा जोड़े थे जिनकी एक 5 साल की प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था स्वीटी। ये लोग यहाँ फॉरेन में काफ़ी सालों से रह रहे थे, मतलब कई साल पहले सतीश के पिता यहाँ पर अपना सब कुछ घर बार और पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ सेटल होकर अपना बिजनेस सेट करने के लिए आ गए थे और उन्होंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी लिया था। उनके काफ़ी मेहनत करने पर उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा मिठाइयों का कारोबार शुरू किया था। कई सालों की मेहनत के बाद उनका ये कारोबार अब इतना अच्छा चलने लगा था कि इसके वजह से उनका वहाँ पर नाम चलता था। वो वहाँ के बड़े रईसों में गिने जाते थे। लेकिन कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद उनका ये बिजनेस पूरी तरह से सतीश ने ही संभाल लिया था। अब सतीश के पास उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसकी बेटी ही थी। वो सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखा करता था। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि परिवार का ख्याल रखते हुए बिजनेस कैसे और किस तरीके से मैनेज करना है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद उसे कारोबार में मुनाफे के जगह नुकसान होने लगा। ये कैसे हो रहा था, ये बात उसे भी समझ में नहीं आ रही थी। हाथ में आने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल हो जाया करते या फिर उसमें उसको नुकसान ही उठाना पड़ता था। नुकसान बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी बढ़ चुका था, जिसके वजह से सतीश के ऊपर काफ़ी कर्जा आ गया था। उसने एक दो बार अपनी माँ से ये पूछा भी कि माँ, हमारे जो इंडिया वाली प्रॉपर्टी है, वो घर ज़मीनें, मैं उसको बेच नहीं सकता क्या? माँ का यही कहना होता था कि बेटा, मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो करना, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि तुम इंडिया कभी जाओ ही मत। लेकिन माँ इसके पीछे का कभी भी कोई वजह नहीं बताया करती थी और माँ का हमेशा यही कहना होता था, बेटा, अच्छा बुरा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है, वो हमारी ज़िंदगी में अभी आया है तो टल जाएगा, इतना परेशान मत हो। लेकिन बिजनेस की जो हालत थी वो सतीश को ही पता थी। धीरे धीरे कर्जा बढ़ता ही जा रहा था और अब उसकी माँ की तबीयत उम्र ढलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय में उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब बिजनेस में नुकसान इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सतीश के दिमाग में वो इंडिया वाली प्रॉपर्टी को बेचने के अलावा और कोई ख्याल चल ही नहीं रहा था। सारे लेनदार लोग हमेशा सतीश के सर पर चढ़कर नाचा करते और बार बार उससे पैसे की वसूली के लिए अजीब अजीब से हथकंडे अपनाने की धमकी दिया करते थे, जिसकी वजह से उसने परेशान होकर अपनी पत्नी से ये बात करी। पत्नी ने कहा, अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी माँ ने कहा था ना कि उनके जाने के बाद हमें जो करना है हम कर सकते हैं। तो ठीक है ना, एक काम कीजिए, वो प्रॉपर्टी चल के बेच ही देते हैं। और वैसे भी मैंने और स्वीटी ने कभी भी इंडिया देखा नहीं है, तो चलिए हम साथ में चलते हैं। प्रॉपर्टी का काम जितनी जल्दी हो जाएगा करके वापस आ जाएंगे। सतीश को भी अपनी पत्नी की ये राय अच्छी लगी। पूरा परिवार अब इंडिया जाने की तैयारी करने लगा। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार अब इंडिया पहुंच चुका था और इंडिया पहुंचने के बाद उन्हें अपने घर का पता तो था,
लेकिन वहाँ तक पहुँचना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो पहली बार उस जगह पर जा रहे थे। सतीश के लिए भी ये इंडिया आने का पहला मौका ही था। जैसे तैसे लोगों से पूछते हुए वो उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जितनी बार वो हर किसी से उस जगह के बारे में पूछते, लोगों का बताने का तरीका बहुत ही अजीब होता और हर कोई रास्ता बताने से पहले उनसे यही पूछता कि आप कौन हैं और उस जगह पे जाना क्यों चाहते हैं। और सतीश हर किसी को यही जवाब देता जा रहा था कि वो उसकी पुश्तैनी हवेली है और वहाँ पर उसे जाना है। लोग ये सुनकर सतीश को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। जैसे तैसे पूरा परिवार हवेली के पास पहुँच गया और वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा वो काफ़ी पुरानी, बड़ी, आलीशान और शानदार हवेली थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे शायद राजा महाराजाओं के जैसी वो कोई जगह हो, लेकिन काफ़ी पुरानी होने के वजह से और उसका कोई मेंटेनेंस ना होने के वजह से उसकी हालत थोड़ी खस्ता थी, जो कि सतीश को पता था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो वो करवा ही सकता है। और वो सब उस हवेली के अंदर जब गए तो उस हवेली में काफ़ी गंदगी, मकड़े के जाले और बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि इतने दिनों से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ नहीं होने के वजह से शायद कनेक्शंस में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सतीश ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और बुलाने के बाद जो भी ठीक ठाक रहने लायक करवाना था वो करवा लिया और बाद में घूमकर पूरी हवेली को वो सब देखने लगे। हवेली के बाहर काफ़ी बड़ा गार्डन का एरिया था, जिसे आप छोटा मोटा खेल का मैदान जैसा एरिया ही कह सकते हैं, क्योंकि इतने समय से वहाँ पर किसी के ना रहने के वजह से जो भी पेड़ पौधे फूल थे सारे पेड़ मुरझा चुके थे। हाँ, वो पेड़ मुरझाए हुए वहाँ उसी जगह पर लगे हुए थे। वहाँ एक झूला भी था, जिसको देखकर उनकी बेटी स्वीटी काफ़ी खुश हुई और वो दौड़ कर जाकर उस झूले पर झूलने लगी। जब वो उस झूले पर झूल रही थी तो लग रहा था जैसे उसे कोई झुला रहा हो और वो बार बार उसे पीछे मुड़कर देखती और काफ़ी खुश होकर कहती, धीरे धीरे, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। सतीश और सुमन ने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्वीटी को आवाज़ देकर अंदर बुला लिया और खाना बनाने का कोई इंतज़ाम तो था नहीं, इसलिए आज के दिन खाना बाहर से ही लाकर उन सब ने रात का खाना खाया और सोने के लिए एक ही कमरे में चले गए। वो कमरा भी काफ़ी बड़ा था, फर्नीचर तो पूरे भरे हुए थे हवेली में। लेकिन रात को अचानक स्वीटी उठकर कहीं जाने लगी और लग रहा था जैसे उसे कोई बुला रहा है। वो उसके पीछे पीछे जा रही है और बार बार स्वीटी ये बोलती, थोड़ा धीरे, इतना तेज़ चलूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। लेकिन फिर भी स्वीटी उसी रफ्तार से उस इंसान या परछाई का पीछा करते हुए हवेली के दूसरे कोने में पहुंच गई। रात को अचानक स्वीटी की माँ की आंखें खुल गई और उसने देखा स्वीटी जगह पर नहीं है। उसने तुरंत सतीश को उठाते हुए कहा, अरे देखो ना, कहाँ चली गई है स्वीटी, वो तो यहीं सोई थी। दोनों ने अब स्वीटी को ढूंढना शुरू किया। जब वो स्वीटी को ढूंढ रहे थे तो रात के वक्त के वजह से हवेली में बहुत ज़्यादा आवाज़ें गूंज रही थीं। थोड़ी देर बाद उनको स्वीटी की एक तरफ से आवाज़ आने लगी। स्वीटी बार बार बोलती, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। और उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब सतीश और सुमन वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा स्वीटी ज़मीन पर बैठकर खेल रही है।
लेकिन वो वहाँ पर अकेली ही थी। सुमन ने तुरंत लपक कर स्वीटी को उठा लिया और पूछने लगी, यहाँ किसके साथ बैठकर खेल रही है और इतनी रात को कौन खेलता है? सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्या? हम कितना परेशान हो गए थे। लेकिन स्वीटी ने बड़े ही प्यार से आवाज़ दिया, अरे मैं तो इसको कितना समझा रही थी, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और बार बार मुझे आके उठा दिया इसने और मुझे इसकी आवाज़ की वजह से फिर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आ गई इसके साथ खेलने के लिए। सुमन और सतीश ने चारों तरफ जब ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। स्वीटी पता नहीं किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन रात काफ़ी होने के वजह से उन दोनों ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दिया और स्वीटी को लेकर वापस से कमरे में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब इन सब की नींद खुली तो स्वीटी बड़े आराम से सो रही थी। ये देखकर सुमन ने सोचा, अभी स्वीटी सो रही है, तब तक मैं नहाना और जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ। जब स्वीटी उठेगी तो उसको कुछ बना कर खिला दूँगी। और उन्होंने तब तक एक काम और साफ सफाई के लिए मेड भी वहाँ पर रख ली थी। वो वहाँ पर काम करने के लिए आ चुकी थी। सुमन सारे काम उसको समझाकर खुद नहाने के लिए चली गई। जब सुमन नहाकर बाहर आई तो उसने देखा बिस्तर पर स्वीटी नहीं है। जब उसने स्वीटी को वहाँ नहीं देखा तो वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन स्वीटी कहीं भी नहीं मिल रही थी और अब सुमन बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने तुरंत सतीश को आवाज़ लगाना शुरू किया। सतीश उधर ही बाहर बैठकर किसी से बंगला बेचने के बारे में बात कर रहा था। सतीश ने जैसे ही अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी वो भागकर ऊपर आया और उसने पूछना शुरू किया, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सुमन ने बताया, स्वीटी फिर से कहीं नहीं मिल रही है, वो कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखो ना यार, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ का काम ख़त्म करो और हम यहाँ से वापस चलते हैं। सतीश ने कहा, अरे उसी चीज़ में तो लगा हुआ हूँ, वो जो नीचे आदमी बैठा हुआ है मैं उससे उसी बारे में बात कर रहा हूँ, तुम बात तो करने दो मुझे। और स्वीटी कहाँ जाएगी, इधर ही कहीं होगी, खेल रही होगी, कल रात को भी देखा था ना, तो ढूंढो उसे अच्छे से, वो मिल जाएगी। ये बात सुनकर जो वहाँ काम करने के लिए आई हुई थी उन्होंने बताया, स्वीटी बेबी तो बाहर झूले पर झूल रही हैं। फिर ये सुनते ही सुमन भागती हुई बाहर की तरफ पहुंच गई। जब वो वहां पर पहुंची तो उसने देखा स्वीटी बड़े मज़े से झूले पर झूल रही है, लेकिन किसी को पहले की ही तरह बार बार बोल रही है, धीरे झुलाओ नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। और सुमन ने काफ़ी गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उसे स्वीटी के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सुमन को कहीं ना कहीं डर लगा और वो भागती हुई झूले के पास गई। उसने स्वीटी को फिर से अपने गोद में उठा लिया और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, यहाँ किससे बातें कर रहे हो? आप ऐसी अजीब अजीब से हरकतें क्यों कर रहे हो? स्वीटी ने साफ साफ अपनी माँ को झूले के पीछे की तरफ इशारा करते हुए दिखाया, माँ मैं इससे बात कर रही हूँ, ये दीपू है, देखो ना, ये कल ही मुझे मिला था यहीं पर और ये बोलता है कि ये यहाँ इसी कोठी में रहता है। लेकिन सुमन को अब भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और अब वो स्वीटी की ऐसी बातों से काफ़ी डरने लगी थी। फिर उसने अपने घर पर काम करने वाली उस मेड से पूछा, अच्छा एक बात बताइए, आप तो यहाँ बहुत सालों से रहती हैं, इस बंगले में हमारे परिवार के जाने के बाद भी कभी कोई रहने आया क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा ना कभी सुना न मैं जानती हूँ। आपके परिवार के यहाँ से जाने के बाद ये बंगला हमेशा से बंद ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ किसी और के आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, इस बंगले के आसपास लोग आने से डरते हैं क्योंकि आपसे पहले भी यहाँ पर ऐसा लगता था जैसे लोग रहते हैं
अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ये बात सुनकर सुमन अब और भी ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो बार बार स्वीटी को अपने से दूर नहीं जाने देती थी। वो अगर खेलने के लिए भी बोलती तो सुमन का यही कहना होता कि जहाँ कमरे में वो बैठी हुई है स्वीटी वहीं पर खेले। और वहाँ पर खेलते हुए भी स्वीटी ऐसी ही हरकतें करती थी जैसे कि वो किसी के साथ खेल रही हो या किसी से बात कर रही हो। धीरे धीरे स्वीटी की ये हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और आज सुमन को बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि वहाँ सच में स्वीटी और उसके अलावा कोई और भी है। सुमन को हवेली के दूसरे तरफ से अजीब से चिल्लाने, चीखने या लड़ने झगड़ने की सी आवाज़ें आ रही थी। सुमन बहुत हिम्मत करके उस तरफ बढ़कर गई, लेकिन जब वो वहाँ गई उसने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। हाँ, वहाँ पर स्वीटी के दादा दादी के अलावा और भी 2 लोगों की फ़ोटो लगी हुई थी। उन फ़ोटोज़ को देखकर उसने सतीश से पूछा, ये और 2 लोग कौन हैं और इनका हमारे हवेली से क्या लेना देना? सतीश को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सतीश ने कहा, होंगे कोई रिश्तेदार। अब मैं कौन सा सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ यार, तुमको भी पता है मैं इससे पहले इंडिया नहीं आया, तो मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन पता नहीं सुमन को ऐसा क्या दिख रहा था उस फ़ोटो में। वो उस फ़ोटो को बहुत गौर से देखे जा रही थी और अचानक उन्हें स्वीटी के बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। स्वीटी की आवाज़ सुनते ही वो दोनों तेज़ी से भागते हुए कमरे की तरफ पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा स्वीटी कमरे में नहीं है। स्वीटी की आवाज़ आंगन से आ रही थी और जब वो वहां पर पहुंचे तो स्वीटी आंगन की ज़मीन पर लेटी हुई ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर ऊपर नीचे करते हुए चिल्ला रही थी। फिर सुमन तेजी से भागते हुए स्वीटी के पास पहुंची। उसने स्वीटी को उठाया और फिर पूछा कि तुम कैसे गिर गई बेटा? फिर स्वीटी ने कहा, मैं नहीं गिरी, मुझे दीपू ने गिरा दिया। वो बोल रहा था कि वो यहाँ इसके अंदर है और मैं उसे बाहर निकालूं, लेकिन वो तो मेरे साथ यहीं बाहर खड़ा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेकर चलो। फिर सुमन ने कहा, हाँ बेटा, हम जल्दी यहाँ से वापस जाएंगे। और सुमन ने वापस से सतीश पर दबाव बनाते हुए कहा, देखो, अगर कोठी और ज़मीन बिकती है तो बिके, नहीं बिकती है तो चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। सतीश ने कहा, हाँ, ज़मीन का तो वैसे भी जो डील है वो हो चुका है, 1-2 दिन और रुक कर देखते हैं। अगर इस कोठी का डील होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ज़मीन की डील पूरी करके पैसे लेके चले जाएंगे। वैसे भी ज़मीन के पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो ये कोठी बिके ना बिके उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे अब। फिर सुमन ने कहा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और, उससे ज़्यादा नहीं रुकने वाली मैं यहाँ पर। फिर सतीश ने कहा, हाँ बाबा हाँ, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं सुमन को अब थोड़ी तसल्ली हो गई थी। फिर रात हो गई और आज रात में सुमन को वो अजीब सी आवाज़ जो उस दिन लड़ाई झगड़े की आ रही थी, उसमें से बार बार एक आवाज़ उसे अपनी तरफ बुला रही थी और वो कह रही थी, यहाँ आओ आंगन की तरफ, और यहाँ पर मैं हूँ, मुझे निकालो। जो फ़ोटो सुमन ने देखी थी जिसमें कि एक अलग आदमी और औरत थे, उसमें से जो औरत थी उसकी परछाई सुमन को अब अपनी तरफ बुला रही थी। सुमन उसको देखकर ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी और ठीक स्वीटी की तरह, जैसे कि स्वीटी सुबह बता रही थी कि वो आंगन के ज़मीन के नीचे दीपू है, उसे वहाँ से निकालो। वो औरत भी
ज़मीन के उसी तरफ इशारा करते हुए शायद सुमन को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। सुमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सुमन लग रहा था जैसे कि वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो भाग नहीं पा रही थी। उस शक्ति ने उसे अपनी तरफ बांध रखा था। जब सुमन को उस परछाई की बात समझ में नहीं आई, तब वो परछाई वापस से सुमन, सतीश और स्वीटी के कमरे में पहुंच गई और उसने स्वीटी को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर सुमन बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। जब सतीश की आंख खुली तो सतीश ने देखा स्वीटी हवा में उड़ रही है, क्योंकि सतीश को वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सतीश बहुत कोशिश कर रहा था कि वो जाकर वहाँ से स्वीटी को उठा ले, लेकिन वो अपनी जगह पर बंद सा गया था या फिर जम गया था, जिसके वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद सतीश को ऐसा दिखने लगा कि उसके ऊपर कोई बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन किसी भी बच्चे का वज़न इतना ज़्यादा नहीं हो सकता जिसके वजह से कोई बड़ा इंसान उठ ना सके या फिर वो उसके बैठने से अपना दम घुटता हुआ महसूस करे। लेकिन ऐसा सतीश के साथ हो रहा था। सतीश चाहकर भी अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा हिला नहीं पा रहा था। वो बार बार कोशिश कर रहा था उस बच्चे को अपने ऊपर से हटाने की। थोड़ी देर बाद वैसे ही हवा में स्वीटी की आंखें खुल गई और स्वीटी ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, दीपू, तुम मेरे पापा पे क्यों बैठे हो, तुम हट जाओ। और थोड़ी देर बाद उसके पिता के शरीर से वो बच्चा, वो भार हट चुका था। अब तुरंत सतीश उठकर स्वीटी को अपने गोद में उठा लिया और रोने लगा। उसने कहा, बेटा ये क्या था, आपने किसको कहा, कौन हटा मेरे ऊपर से? फिर स्वीटी ने बताया, अरे पापा वो मेरा दोस्त है और उसकी मम्मी तुम मुझे गोद में उठा के लेकर जा रही थी ना, मैं आपको इतने दिन से उसके ही तो बारे में बता रही हूँ। अगर मैं उसके साथ नहीं खेलती हूँ तो वो मुझसे गुस्सा हो जाता है और वो मुझे रात में भी सोने नहीं देता है, उसको दिन भर खेलना होता है, वो थकता ही नहीं है। और उसकी मम्मी भी मुझे पता नहीं कहाँ अभी लेकर जा रही थी। ये बात सुनकर अब कहीं ना कहीं सतीश और सुमन को स्वीटी की सारी बातों पर भरोसा होने लगा। फिर उन्होंने स्वीटी से सारी बात शुरू से पूछना शुरू किया। स्वीटी ने उनको सारी बात खुलकर बताई कि जब हम पहली बार आए थे ना यहाँ पर घर देखने के लिए, तभी मुझे दीपू वहाँ पर मिला था और उसने बोला वो यहीं पर रहता है। फिर मैंने बोला तुम कहाँ रहते हो, तो उसने बोला मैं यहीं अंदर रहता हूँ। वो हमारे बगल वाले कमरे में रहता था पहले, लेकिन अब उसका परिवार यहाँ पर नहीं रह पा रहा है जैसे हम रहते हैं। लेकिन उसने कुछ बताया नहीं कि क्यों, क्या हुआ। बस वो मुझे यही बोलता है कि आंगन खोदो और आंगन खोदने के बाद मैं तुम्हें उसके अंदर मिलूँगा। वो वहाँ पर कैसे हो सकता है, वो तो मेरे सामने रहता है। ये बात सुनकर सुमन और सतीश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद अब कहीं ना कहीं उनको उनकी बच्ची के ऊपर भरोसा हो चुका था और उन्होंने अगले ही दिन एक मज़दूर बुला लिया। मज़दूर बुलाने के बाद उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू करवाई। लेकिन जब वहाँ पर खुदाई हो रही थी तो मज़दूरों को पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिस वजह से वो सारे मज़दूर बेहोश होकर गिर पड़े और उनके गिरने के बाद लग रहा था जैसे उनको मिर्गी का दौरा आ गया है। ये देखकर वहाँ काम करने वाली दीदी ने कहा, ये आप जो बोल रहे हो ना, मुझे ये सारी चीज़ें कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही हैं, तो अगर आप कहें तो मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, मैं उनको बुलाऊँ क्या? और इस बात के लिए सुमन ने बिना सतीश से पूछे हुए तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, हाँ हाँ तुम तुरंत बुला कर लेकर आओ।
और वो काम करने वाली दीदी तुरंत वहाँ से भागकर गईं और आधे घंटे के अंदर अपने साथ वहाँ पर पंडित जी को लेकर आ गई। पंडित जी के वहाँ आते ही उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, एक तो ये हवेली इतने दिनों से बंद पड़ी हुई है और ऊपर से तुम लोगों ने ये हवेली खोल कर यहाँ रहना शुरू कर दिया। कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसी चीज़ों का प्रकोप तो ऐसी जगह पर ऐसे भी होता है। और ये बात सच है, अगर आप किसी भी बंद या सुनसान पड़ी हुई जगह पर रहने की सोच भी रहे हैं तो बिना भगवान की स्थापना किए या पूजा किए वैसी जगह पर जाना और रहना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी शक्तियों को वहाँ पर अगर वो पहले से हैं तो आप कहीं ना कहीं उनके जगह पर जा रहे हैं और उस जगह को शुद्ध करने के लिए आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आप अब उनके साथ रहने वाले हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए। और यही गलती कहीं ना कहीं सुमन और सतीश भी कर चुके थे। फिर पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो जो होना था हो गया। अब मुझे यहाँ पर देखने दो कि यहाँ कोई ऐसी परेशानी है या नहीं, क्योंकि तुम लोग जो बातें बता रहे हो उस हिसाब से यहाँ ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी परेशानी है। फिर पंडित जी ने जो भी क्रियाविधि करनी थी वो क्रियाविधि करनी शुरू की और करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद उन्होंने कहा, बेटा, इस घर पर बहुत बड़ी संकट है। तुम यहाँ पर आए तो क्यों आए? कहीं ना कहीं तुम्हारे यहाँ आने का एक मकसद है। कई सालों से यहाँ पर रहने वाली शक्ति तुम लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहती है और आज वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। फिर तुरंत सतीश ने पूछा, ऐसा क्या है पंडित जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी मैं तो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ, मैं तो पहली बार आया हूँ। फिर पंडित जी ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे पिता सालों पहले रहा करते थे। वो अपने भाई, उसकी पत्नी और उसके बेटे के साथ रहते थे। तुम्हारे चाचा को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और वो शराब पीकर धीरे धीरे अपनी पत्नी और बेटे पर बहुत अत्याचार करने लगे और वो धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी को भी बेचकर ख़त्म कर रहे थे, जिसके वजह से उसकी पत्नी और तुम्हारे पिता काफ़ी परेशान थे। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कई बार अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने वाले नहीं थे। उनके शराब की लत भी नहीं छूट रही थी। एक दिन उन्होंने रोज़ की तरह अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू किया, लेकिन तुम्हारे पिता बीच बचाव करने के लिए आए और इसी बीच बचाव में तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी चाची को और उसके बच्चे को एक साथ ऐसे धक्का दिया कि वो ज़मीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु वहीं हो गई। ये देखकर तुम्हारे पिता काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने भाई को इस तरीके से मारा कि उसकी भी मृत्यु यहीं पर हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे चाचा की आत्मा इस हवेली में घूमकर तुम्हारे माँ और पिता को मारने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को ये घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। और आज जो तुम यहाँ पर आए हो, तुम भी उसी शक्ति के वजह से यहाँ पर आए हो। वो भी तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन अच्छी बात है कि उसका बेटा और तुम्हारी चाची ये कहीं ना कहीं तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। इस वजह से तुम्हारे परिवार पर अभी तक कोई आँच नहीं आई है। फिर सतीश ने कहा, लेकिन ठीक है, आप इसमें जो भी कर सकते हैं वो चीज़ें कीजिए ताकि मैं मेरे परिवार को लेकर यहाँ से सही सलामत जा सकूं। पंडित जी ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं यहाँ आ चुका हूँ
और इन चीज़ों का निवारण कर भी दूंगा। फिर पंडित जी ने कहा, ये आंगन में खुदाई क्यों करवा रहे थे? फिर सतीश ने बताया कि ऐसे वो बच्चा मेरी बेटी को कहता है कि वो इसके अंदर है। फिर पंडित जी ने कहा, नहीं, उनमें से किसी का शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु यहाँ पर होने के वजह से उनकी आत्मा इस जगह से जुड़ गई है, बंध गई है, वो ये बताता है। फिर पंडित जी ने जो भी क्रिया विधि उन सबके आत्मा की शांति के लिए करनी थी, पंडित जी ने वो क्रिया विधि की और उस दिन के बाद से उस पूरी हवेली में शांति आ गई और वो हवेली भी आसानी से सतीश ने फिर बेच दी। जितने पैसों की उसे ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे अब उसे मिल चुके थे, जिससे उसने अपना पूरा कर्जा भी चुका दिया और अपने बिज़नेस को और अच्छे और बड़े तरीके से वापस से बढ़ाया, जो कि अब काफ़ी अच्छे से चल रहा है। सतीश और उसके परिवार की सारी मुसीबत अब दूर हो चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को सुनकर उस पर भी अपना फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम बताना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।